अभी तक हम लोग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे ज्यादा देखते थे और बाद में हम प्रैक्टिकल पे जाते थे। अब इसको थोड़ा सा रिवर्स करने की जरूरत है कि पहले प्रैक्टिकल करो देन थ्योरी पढ़ो। तो मैंने ये देखा है कि उससे जो लर्निंग आउटकम है वो बहुत तेजी से बदलता है। जब आप किसी चीज को देख लेते हैं तो उसको समझना बहुत आसान होता है। Thank you, Minister Anand, for joining us too. It's a pleasure कि आप कुछ समय लेके हमारे साथ ज्वाइन कर पाए. To introduce him, he is the Pro Chancellor and Chairman at AKS University, Satna. Sir, we'd like to hear आपसे कुछ शब्द अपने बारे में. Like, please introduce yourself to us. नमस्कार, मैं अनंत कुमार सोनी, प्रो चांसलर AKS यूनिवर्सिटी एंड द चेयरमैन ऑफ AKS यूनिवर्सिटी। मेरी बड़ी लंबी जर्नी रही है वैसे। मैं 1988 में से मैं कंप्यूटर फील्ड में हूँ और मैंने जो देखा है अपने जमाने में वो बिल्कुल प्राइमरी डेवलपमेंट से लेकर के आज की जो साइंस, आज का जो सिस्टम कंप्यूटर का हो गया है वहां तक का डेवलपमेंट देखता हूँ तो मुझे खुद बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जो कि एक तरह से बिगिनिंग से स्टार्ट हुए और आज तक हैं। और उसके पहले मैं कुछ सॉफ्टवेयर कंपनी में था जिसमें हम लोगों ने, हमारी ही बनाई हुई सॉफ्टवेयर कंपनी थी, महाराष्ट्र कम्युनिकेशन करके कंपनी थी। हम लोग उसमें सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे और पूरे इंडिया भर में सप्लाई करते थे। फिर उसके बाद में धीरे से मैं एजुकेशन फील्ड में आ गया और अभी स्थिति ये है कि 2-3 कॉलेजेस हैं और एक विश्वविद्यालय है जो 2012 में एस्टैब्लिश हुआ और तब से निरंतर इसकी ऊंचाइयों को छू रहा है। आपको मैं एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा इस क्षेत्र का कि चूंकि आप भारत वर्ष के हैं और भगवान राम से परिचित हैं और भगवान राम जो है 14 वर्ष के वनवास में 12 वर्ष इस क्षेत्र में रहे हैं, चित्रकूट में, और चित्रकूट सतना डिस्ट्रिक्ट में आता है और 12 वर्ष उन्होंने यहाँ पर व्यतीत किए। तो जब भी मैं सतना का कोई इंट्रोडक्शन देता हूँ तो लोगों को बताना मुझे बहुत गर्व से अच्छा लगता है कि सतना वो क्षेत्र है जहां पर भगवान राम ने 12 साल बिताए। तो मेरी कोशिश है कि सबके साथ में एक एमिकेबली स्टूडेंट्स के साथ एक एजुकेशन के सिस्टम को बढ़ाया जा सके और उसका परिणाम है कि आज हमारे विश्वविद्यालय में लगभग 8,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। So it is really nice to know a quick flavor of both, balance. कि आपका प्रोफेशन क्या था and कहाँ आए, and it's really nice to hear that. तो सर, we'll go to the first level, which is the rapid fire, जहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी and आप मुझे जो आपके मन में सबसे पहला जवाब आता है आप मुझे वो दीजिएगा। The first question is कि what is that one meal, एक ऐसा मील जो आप किसी सेलिब्रिटी के साथ करना चाहे और क्यों? नरेंद्र मोदी जी के साथ। Okay, and क्यों? Because he has a very vast vision. दुनिया को बदलने का जो ताकत है उस आदमी में है और कैसे ग्रॉस रूट से बदला जाए ये भी है। तो मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर से और यदि कभी ऐसा चांस मिले तो मैं उनके सामने एक कॉन्सेप्ट रखना चाहता हूँ जिसपे कि पूरी दुनिया की शांति का स्थायित्व टिका हुआ है। वह है, मेरे फादर ने एक किताब लिखी है, एक इंट्रोडक्शन है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट यदि दुनिया से किसी तरह से दुनिया में शांति स्थापित करनी है तो एक ही रास्ता है कि हम एक विश्व सरकार बनाएं। इसके संबंध में मैं उनके साथ मिलकर के कभी मुझे चांस मिले तो उनको बताना चाहता हूँ जी। Very beautiful. ठीक है, so next question is कोई सुपर पावर जो आप हमेशा से चाहते थे कि आपके पास हो? ईश्वर का पैगाम बस मेरे पास पहुंचता रहे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता था। कोई सुपर पावर नहीं। I think that is a super power. या डेफिनेटली मैं सबकी सेवा करता रहूं और मेरे ऐसी प्रेरणा ईश्वर से मिलती रहे, बस इतना ही चाहता हूँ। कुछ ऐसा जो आपके बकेट लिस्ट में रहा है जो आप हमेशा से करना चाहते हैं, अभी तक कर नहीं पाए हैं पर शायद जरूर करेंगे? आई थिंक मैं अभी ध्यान करता हूँ तो ऐसा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मेरे बकेट में कुछ ऐसा रह गया हो जो मैं नहीं कर पाया हूँ।
लेकिन प्रयास हमेशा ही रहता है कि कुछ ना कुछ नया होता रहे। तो अभी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं कि मेरे पास में कोई ऐसी चीज, ईश्वर की कृपा ऐसी है कि जैसे जो चीज मैं सोचता हूँ और प्रयास करता हूँ वो लगभग सारी हो जाती हैं। Great to know that, sir. तो एज अ चाइल्ड आपका ड्रीम जॉब क्या रहा है? वैसे तो मेरा ड्रीम जॉब रहा है कि मुझे एक बहुत बढ़िया नेता बनना है ताकि मैं समाज की सेवा कर सकूं। लेकिन परिस्थितियों ने नेतागिरी की तरफ न डाल करके बच्चों के भविष्य की तरफ डाला है, और मैं इसको बहुत एंजॉय करता हूँ, और मेरा नेतागिरी की तरफ जाने का इरादा भी नहीं रह गया है। ओके। एंड एक ऐसी लाइफ की लेसन जो आपने खुद सीखी है और दूसरों को बताते हैं अक्सर इस बारे में? एक्चुअली मैंने लाइफ का जो लेसन है, मेरे गुरुजी हैं श्री आर के मोदी जी, उनकी तरफ से सीखा। और उन्होंने मुझे सिखाया एक बात कि जीवन दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक है 5 इयर्स और एक है 50 इयर्स। 5 साल मेहनत करो, 50 साल आराम करने को मिलेगा। और 5 साल यदि आपने लूज कर दिए तो 50 इयर्स रगड़ रगड़ कर मेहनत करनी पड़ेगी, और वो कभी अचीव नहीं कर पाओगे जो आप चाहते थे। वो 5 साल हैं क्लास 10 से लेके ग्रेजुएशन तक, या क्लास 12 से लेके मास्टर्स डिग्री तक। पूरे जीवन को 5 साल ही डिसाइड करते हैं कि आपको आगे क्या करना है और कैसे आप आगे चलोगे। पूरी लाइफ की टर्निंग पॉइंट यही है। यही मैं बच्चों को हमेशा सिखाता हूं कि 5 इयर्स वर्सेस 50 इयर्स। आई थिंक दिस इज समथिंग, ये मैंने करके भी देखा है अपने ऊपर। I think this is something very interesting. Like I've heard it for the first time, and I'm sure कि आप कॉलेज में भी काफी बच्चों ने ये सुना होगा and must have really helped them. मेरी जब भी मैं क्लास में जाता हूँ तो मुझसे बच्चे जरूर ये सुनते हैं कि 5 साल मेहनत करो और 50 साल आराम करने को मिलेगा। तो वो 5 साल कौन से हैं उसको मैं बिल्कुल ग्राफ से समझाता हूँ कि ऐसा ऐसा है। Nice, very nice to know. उसमें भी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रॉकेट है, वो रॉकेट की ऊंचाई इस बात पे डिपेंड करती है कि उसमें फ्यूल कौन सा भरा है, नंबर 1। फ्यूल कितनी क्वांटिटी में भरा है, नंबर 2। और रॉकेट की डायरेक्शन क्या है, वो नंबर 3। यदि डायरेक्शन थोड़ी सी गलत हो गई तो आगे चल करके 20 साल बाद आपको पता चलेगा कि आप इतने बड़े गैप में पहुंच गए कि आप उसको वापस भर नहीं सकते। तो जिस समय आप चौराहे पे खड़े हो, उस समय आपको किस पाथ पे जाना है, किस रास्ते पे जाना है, वो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है चूज करना। और रॉकेट मीन्स, जब हम अपनी बात करते हैं कि फ्यूल भरने का मतलब है कि नॉलेज, तो हमने 5 साल 10 साल में कितना नॉलेज अपने अंदर इकट्ठा किया वो डिपेंड करता है, और किस क्वालिटी का किया। नॉलेज तो बहुत सारा इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन किस क्वालिटी का नॉलेज इकट्ठा किया, उससे जीवन की ऊंचाई डिसाइड होती है। Very nicely put, sir. So with this हम एक अपने नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, जो है स्वाइप लेफ्ट एंड स्वाइप राइट वाला सेशन, जिसमें मैं आपसे एक शब्द बोलूंगी, आप मुझे बताएंगे स्वाइप लेफ्ट या राइट। मेंटरशिप। स्वाइप राइट। बॉलीवुड मूवीज। शोले। स्वाइप राइट। ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग यस, स्वाइप राइट। न्यू cuisines, डिफरेंट cuisines के खाने। यस, आप पेट देख के समझ गई होंगी मेरा कि मुझे नए तरीके के खाने बहुत पसंद है। स्वाइप राइट। ऑलराइट। रीडिंग। स्वाइप लेफ्ट। रीडिंग मुझे बहुत कम पसंद है एक्चुअली। मुझे सुनना, लोगों से बातचीत करना, एनालिसिस करना, ये पसंद है। Alright, ये मुझे बहुत okay. पसंद है, और मैं इन्हीं से ही अपना सारा ज्ञान इकट्ठा कर लेता हूँ। तो आई वाज सेइंग कि अब हम 2 सेक्शंस खत्म कर चुके हैं, हम तीसरे सेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पे हम आपसे एक एक क्वेश्चंस पूछेंगे, आप यू कैन आंसर अस, एंड सिंस हम लर्निंग फॉर्मेट में करते हैं तो यू कैन लिमिट द आंसर्स टू 1 to 2 minutes या मैक्सिमम 3 minutes तक के लिए, ठीक है? तो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आप अपने जर्नी एज अ चेयरमैन एट AKS यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है? व्हाट वर योर अचीवमेंट्स एज अ चेयरमैन एट AKS यूनिवर्सिटी?
जब हमने विश्वविद्यालय स्टार्ट किया तो सबसे पहली बात आई कि हम मॉरल एजुकेशन कैसा स्टार्ट करें, क्योंकि जनरली सभी जगह पर मॉरल एजुकेशन की एक किताब होती है और कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, ये सब चीजें बातें करते हैं। लेकिन यदि आपने देखा हो कि एक जो बहुत धार्मिक आदमी होता है, धार्मिक का मतलब मुल्ला नहीं है, धार्मिक का मतलब पंडित नहीं है। धार्मिक का मतलब यह है कि जो अपने काम को बहुत डिवोशंस के साथ करता है और अपने हर व्यवहार में उसका एक अलग छाप दिखती है। वो हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो एक चैलेंज था हमारे सामने। तो हमने अपने यहाँ पे एक विश्वविद्यालय में एक डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पिरिचुअल स्टडीज, और उसमें हमने भगवत गीता, कुरान, बाइबल जैसे धर्म ग्रंथ बच्चों के लिए कंपलसरी कर दिए पढ़ना। आप कोई भी एक ले सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान का एक पहला विश्वविद्यालय है जहां पर की गीता कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे अप्रोक्सीमेटली 99% बच्चे पढ़ते हैं। साइंस जो है वो कुछ दिनों में बदल जाती है। आपने कोरोना देखा होगा, 1.5 साल में पहले वो क्या था और आज हम देखते हैं कि क्या हो गया। और उसमें जो साइंटिस्ट है उनके एक्सप्लेनेशन आते हैं कि नहीं, वो ऐसा काम करता था तो ऐसा काम करता था तो वैसा काम करता है, व्हाटएवर। लेकिन जीवन के कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो आज से 10,000 साल पहले भी वही थे, आज भी वही है और आगे भी वही रहेंगे। तो हम साइंस तो पढ़ते हैं, लेकिन एक कोई ऐसी किताब हम नहीं पढ़ते जो कि हमारी लाइफ से रिलेटेड हो, और वो हर जगह पे हमको गाइड करती है, दैट इज भगवत गीता। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी जो है जापान के सम्राट से मिलते हैं तो वो किताब उनको देते हैं। गांधी जी हमेशा अपने साथ में वो भगवत गीता लेकर के चलते थे। तो ऐसे महान विभूतियों ने जो अपने जीवन में जिस किताब को पढ़ करके, विवेकानंद जी हैं जिन्होंने पढ़ करके अपने आप को ऊंचाइयों पे ले गए, तो वह किताब मैं बच्चों को क्यों ना पढ़ाऊं, ये हमने प्रयोग किया। और उसका रिजल्ट ये रहा कि जो बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ के निकले उनके अंदर एक अलग टाइप का आभा मंडल और एक संतोष, जीवन के हर क्षेत्र में लड़ने की मादा, ये सारी चीजें उनके अंदर उस किताब से आ गई। जहां तक हम बात करें अपने टेक्निकल साइड से, तो वी आर द फर्स्ट एंड ओनली यूनिवर्सिटी इन द कंट्री जहां पर बीटेक इन सीमेंट टेक्नोलॉजी कोर्स चलता है। हम इस क्षेत्र में हैं जहां पर कि सीमेंट का बहुत बड़ा क्षेत्र है ये। तो हम लोग विश्वविद्यालय के तौर पर हमने वो कोर्स स्टार्ट किया कि हम यहाँ पर पूरे कंट्री के बच्चों को यहाँ पर बुला सकें। हमने माइनिंग कोर्स स्टार्ट किया यहाँ पर, जो कि बहुत डिमांडिंग कोर्स है। और एज ए चेयरमैन मैं आपको बता दूं कि माइनिंग के बच्चों का जहाँ पे प्लेसमेंट होता है उनके लिए एक बहुत जरूरी एक एग्जामिनेशन होता है, वो गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन। और पूरी कंट्री का प्राइवेट सेक्टर में एकमात्र एग्जामिनेशन सेंटर सतना में एकेएस यूनिवर्सिटी है, जो फर्स्ट एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग हम लोग करते रहे हैं। जैसे हमने फूड टेक्नोलॉजी का स्टार्ट किया, हमारे यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर है, पॉली हाउसेज हैं, और तमाम ऐसी चीजें हैं जैसे कि बच्चा एंटरप्रेन्योर बन करके निकल सकता है। बहुत सारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं। अभी मेरे सामने एक प्रोडक्ट रखा हुआ है, थोड़ा सा दूर रखा हुआ, मुझे लाना पड़ेगा, सामने इसी रूम में रखा है। हमने गोबर से पेंट बनाया है, जो इमल्सन है। तो उसको अभी हम लोग ट्रायल कर रहे हैं। यदि आपने देखा होगा कि नितिन गडकरी जी ने कई बार उसको प्रमोट करने के लिए कहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे हमने उसका प्रयोग किया। और हमने कुछ केमिकल्स बनाए जिससे कि रोड, जो गांव की ग्रामीण सड़क होती है, ग्रामीण सड़क में यदि उस केमिकल को मिला करके डाल दिया जाए तो लगभग सीमेंट के बराबर स्ट्रेंथ उसमें आ जाती है और बहुत सस्ती रोड पड़ती है वो। तो ये ऐसे बहुत सारे प्रयोग हम लोग कर रहे हैं जिसको कि हो सकता है कुछ समय बाद हम इसको कमर्शलाइज कर सकें। तो एज ए चेयरमैन मैंने कोशिश की है कि विश्वविद्यालय के हर डिपार्टमेंट को, स्टूडेंट्स को हम बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकें। These are very interesting, sir. Like मैंने पहले सीमेंट टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सुना, और जब आप कह रहे हैं कि a lot of students will aspire to become entrepreneurs, I think
दे आर गेटिंग दैट एवेन्यू कि कुछ टेस्ट कर पाए, कुछ ट्राई कर पाए। कुछ अब अपने लीडरशिप एक्सपीरियंस के बारे में अगर आप कुछ शेयर कर पाए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है एज अ लीडर एंड इन्फ्लुएंसिंग पीपल, आपका एक्सपीरियंस एज अ लीडर कैसा रहा है फॉर लीडरशिप? मैंने हमेशा एक बात को ध्यान रखा है एज ए लीडर कि सबकी बात सुनी जरूर जाए। संस्थान के हित में जो चीज की जानी चाहिए उसका डिसीजन तो मैं लेना ही चाहिए, लेकिन यदि हमने सबकी बात को सुना है और उसके ह्यूमन टच को, जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल बताऊं कि अभी कोरोना काल में हमारा एक ड्राइवर है, वह 2 लोगों को कोरोना टेस्टिंग कराने के लिए ले जा रहा था और वो खुद इन्फेक्ट हो गया। तो ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि उसके को बचाना बहुत जरूरी है, उसको बचाना बहुत जरूरी है। तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 1,10,000 रुपए मेरा खर्चा हुआ। उसको हॉस्पिटलाइज कराया, सब कुछ कराया और उसको सेफली निकाल करके लेकर के आए। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए। तो जब आप ह्यूमन टच किसी को देते हैं एज ए लीडर, तो वो आपसे बाइंड हो जाता है, जुड़ जाता है। और काम तो सब चलते रहते हैं, कोई प्यार से बात समझता है, कोई डांट से समझता है, लेकिन मैंने एक रेशियो ये देखा कि यदि हम किसी को प्यार से समझाते हैं तो लीडर की एक्सेप्टेबिलिटी और जो काम करने का तरीका है वो बहुत यूनिक हो जाता है और बहुत लोग उससे जुड़ जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि बताओ यार, ये इतना बड़ा आदमी और मेरे से इतने प्यार से बात कर रहा है, मेरे साथ गले में हाथ डाल के चल रहा है, मेरे को अपनी गाड़ी में लेकर के जा रहा है। तो बीइंग ए लीडर मैंने ये सब चीजें की। कोई स्टोरी आपके साथ या कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है आपके अंडर ग्रेजुएशन स्टडीज में जिसने आपको मोटिवेट और इंस्पायर किया कि आपको आगे भी पढ़ना चाहिए यहाँ से ज्यादा? और नहीं, ऐसा तो नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में तो पहले से था कि हायर स्टडीज तक करनी है, क्योंकि बिना हायर स्टडीज के पॉसिबल नहीं है कि आप कहीं अच्छी जगह पे पहुंच सकें। और एटलीस्ट हाँ, मेरा नौकरी करने का कभी इरादा नहीं रहा। तो ये था कि कम से कम स्टडी तो इतनी होनी चाहिए कि आपको बैकअप दे सके। ओके, तो आई थिंक ऑलवेज आपके माइंड में था कि यू हैव टू गो फॉर हायर स्टडीज, राइट? तो नाउ कमिंग टू, यू स्पोकन अबाउट पैंडेमिक सिचुएशन, आपने एक एक्सपीरियंस शेयर किया था इस बारे में। तो ऐसा कुछ जो आपने पैंडेमिक में किया जिससे काफी लोगों को मदद मिली एंड उनके लाइफ में काफी बदलाव आया, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है या आपने किया है पैंडेमिक के समय में? बहुत सारा किया है। क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय में लगभग 17 स्टेट्स के बच्चे पढ़ते हैं और पूरे मध्य प्रदेश के बच्चे पढ़ते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो पेंडेमिक के कारण कहीं बाहर नहीं जा सके, स्टाफ बाहर का जो यहाँ पर है वो नहीं जा सका। तो उनके घर तक में हमने राशन पहुंचाया, सिलेंडर पहुंचवाया, पानी पहुंचवाया, दवाइयां पहुंचवाई। और सबसे मेजर बात यह है कि हमने उनकी मेंटल काउंसलिंग की। कुछ हमारे यहाँ के बच्चे जो इंटर्नशिप कर रहे थे वो हरियाणा में फंस गए थे, कुछ मुंबई में फंसे थे, कुछ बेंगलोर गए हुए थे इंटर्न करने, वहां फंस गए थे। तो उनके साथ भी कंटिन्यूअस इंटरेक्शन रखा हमने कि इस समय जो सबसे मेजर प्रॉब्लम हुई वो हुई आदमी के दिमाग में कि मेरे पास कोई नहीं है, इस सिचुएशन में मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है। तो हमने उसको दूर करने के लिए अपने यहाँ के टीचर्स को लगाया। हमारे यहाँ पे कई लोग हैं जो लगातार उनकी काउंसलिंग करते रहे। इवन उनको ध्यान कौन सा करना है, हरियाणा में 24 बच्चे फंसे हुए थे, तो उनको हमने वीडियो कॉल किया, उनको कौन से ध्यान करने हैं जिससे कि वो अपना माइंड को रिलैक्स रख सकें, इसकी तक काउंसलिंग की। फिर व्यवस्थाएं की कि कोई गाड़ी की व्यवस्था की कि किसी को बाहर भेजना है, जैसे किसी को रांची भेजना था तो उनके लिए हमने यहाँ से गाड़ी भेजी, एक को उड़ीसा जाना था उसके लिए हमने गाड़ी भेजी, मुंबई जाना था उनके लिए गाड़ी भेजी। ये तो सब पेंडेमिक के दौरान किया, दवाइयां पहुंचवाई। और अभी जो रिसेंट केस हुए, जो अभी पिछले 2-3 महीने से बहुत बुरा हाल था पूरे कंट्री में, उसमें मैंने बहुत बड़े टारगेट फिक्स नहीं किए। मैंने इतना टारगेट फिक्स किया कि जो हमारे विश्वविद्यालय का स्टाफ है, चूंकि स्टूडेंट्स तो जा चुके थे, जो स्टाफ है उसमें से कोई मरने ना पाए, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि उसमें बहुत लोगों की डेथ हो रही है।
तो उनके लिए जो बन सकता था वो सब हमने किया। उनको यहाँ से भोपाल भेजा, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कराया, कुछ को जबलपुर यहाँ पास में पड़ता वहां भेजा, सतना में व्यवस्थाएं कराई, वैक्सीन लगवाया, सिलेंडर की व्यवस्था की, कंसंट्रेटर बुलवाया, और दवाइयां गरीबों को बंटवाई, अपने पूरे स्टाफ के लिए दवाइयां बंटवाई, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते थे वो सारे लिए। और ईश्वर की कृपा रही कि एक भी स्टाफ का आदमी नहीं मर पाया। उनके साथ में यदि कोई उनके रिलेटिव्स खत्म हो गए हो तो उसमें तो हमारा ज्यादा कंट्रोल नहीं था, लेकिन मैंने कोशिश की है कि उनके परिवार वालों की भी पूरी मदद की जा सके, और हमने कोशिश की और किया भी है। Very nice to know this. I think as a chairman, आपका situation भी ये है कि you have to look at the students and the faculty in the college, right? So that becomes little more tricky in itself. So really nice to hear this, sir. So when we hear, अभी pandemic के दौरान सब लोग घर पे हैं and mostly घर से पढ़ाई चल रही है, and skills in that way has always been a hot topic. काफी बार बात आती है, तो आपको लगता है कि current इंडस्ट्री के एक्सपेक्टेशन में, और जो बच्चे कॉलेज से ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करके बाहर जाते हैं, उसमें कोई स्किल गैप है? डू यू फील देयर इज अ जेन्युइन स्किल गैप बिटवीन स्टूडेंट्स हु ग्रेजुएट कॉलेज से और जो इंडस्ट्री एक्चुअली एक्सपेक्ट करती है? नेचुरल है। अभी तो जो सिस्टम में परिवर्तन हो रहा है कि हमको इंडस्ट्री ओरिएंटेड सिलेबस की तरफ जाना चाहिए, इंडस्ट्री ओरिएंटेड पाठ्यक्रम को ज्यादा पढ़ाना चाहिए। ये तो एनईपी में भी आ गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी आ गया है सब, लेकिन हम लोग पहले से प्रयास कर रहे हैं। जब से हमारा विश्वविद्यालय एस्टैब्लिश हुआ तब से ही हम इस प्रयास में शुरू से लगे रहे कि हमारा जो सिलेबस है वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड होना चाहिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हमने उनकी ट्रेनिंग पे बहुत ध्यान दिया कि स्टूडेंट्स को जो है वो सीधे सीधे इंडस्ट्री में ट्रेनिंग मिले। तो हमने क्या किया कि अपने कोर्स में सब लास्ट सेमेस्टर में ऐसा प्रोविजन रखा कि वो उनको इंडस्ट्री में ही ट्रेनिंग लेनी है, और जो इंडस्ट्री में ही ट्रेनिंग लेनी है तो उनके स्किल गैप को हमने पहले अपने यहाँ पे कुछ फुलफिल किया, गैप को कम किया, कि उनको रेगुलर विजिट कराया, वो इंडस्ट्री पीपल से मिलवाया, उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार यहाँ पर सिलेबस में परिवर्तन किया। तो ये सारी चीजें हम लोग शुरू से करते चले जा रहे थे, और लास्ट सेमेस्टर में हमने ऐसा चेंज किया कि उनको पूरा इंडस्ट्री में ही जाकर के ट्रेनिंग लेनी है। तो स्किल गैप को हमने भरने के प्रयास शुरू से ही किया है, सन 2012 से ही किया है। तो मुझे ज्यादा अच्छा ये लगा कि अब जाकर के वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड हुआ, जो कि हम लोग पिछले 8 साल से कर रहे थे। इवन हमने एक बोर्ड है, बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग, इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी है जहां हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बोर्ड के थ्रू टाई अप किया, जिसमें हमारे सीमेंट इंडस्ट्री के जो बच्चे हैं, सीमेंट टेक्नोलॉजी के जो बच्चे हैं, वो सीमेंट इंडस्ट्री में जाकर के वहीं के वहीं रहते हैं और वहीं के वहीं जॉब लग जाती है उनकी। तो ऐसा बहुत सारा हमने प्रयोग किया है जिससे कि स्किल गैप को कम किया जा सके, लेकिन स्टिल गैप तो अभी भी है, ये मैं एडमिट करता हूं, और हम उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई मीन ग्रेट टू हियर द एफर्ट्स आर देयर, बट अभी जब हम देखते हैं कि एजुकेशन वर्ल्ड और एजुकेशन इंडस्ट्री काफी इम्पैक्टेड है एंड काफी चेंज हुई है कोविड के दौरान एंड कोविड के बाद, राइट? अभी हम सब उसी फेस में चल रहे हैं। तो आप इन सब चेंजेस को समझते हुए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को, एंड क्या एडवाइस देना चाहेंगे पेरेंट्स को कि वो कैसे अडॉप्ट कर पाए इस चेंज को? लाइक दीस चेंजेस आर वेरी एविडेंट, तो वो कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं इन चेंजेस को? देखिए, चेंज को अडॉप्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जो सिचुएशन आ गई है, आपने देखा हो लाइफ स्टाइल में भी चेंज आ गया, ठीक है, एजुकेशन का वे ऑफ एजुकेशन जो है वो बदल गया, ऑनलाइन पे बहुत कुछ आ गया। इवन यूजीसी ने जो है वो 40% ब्लेंडेड मोड में एजुकेशन देने के लिए रेगुलेशन ही पास कर दिया। तो चेंज तो बहुत सारा आया है, और उसके हिसाब से पेरेंट्स को भी बदलना पड़ेगा। बिना बदले आप नहीं, वो तो बाहर रह हो जाएंगे। हमने अपने यहाँ पर सिस्टम बदल दिया। मैं आपको बताते हुए मुझे एक खुशी हो रही कि जैसे आपने STEAMyard.com इस्तेमाल किया है, हमने अपना AKS यूनिवर्सिटी का AKS मीट, लाइक गूगल मीट, हमने खुद डेवलप किया है, और हमारे यहाँ के 8000 बच्चों का जो एजुकेशन है वो हमारे खुद के प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सर, जब हम इन सब के बारे में बात करते हैं, लाइक वी स्पोक अबाउट कि
एजुकेशन टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए हैं, लोगों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, एंड हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन भी आ रहा है। तो इन सब के हिसाब से हाउ डू यू थिंक कि एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सकता है? लाइक स्पेशली आजकल एजुकेशन टेक्नोलॉजी बहुत प्रेवलेंट है, काफी लोग बात करते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी। और अभी तक हम लोग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे ज्यादा देखते थे और बाद में हम प्रैक्टिकल पे जाते थे। अब इसको थोड़ा सा रिवर्स करने की जरूरत है कि पहले प्रैक्टिकल करो देन थ्योरी पढ़ो। तो मैंने ये देखा है कि उससे जो लर्निंग आउटकम है वो बहुत तेजी से बदलता है। जब आप किसी चीज को देख लेते हैं तो उसको समझना बहुत आसान होता है। कि हम पहले बच्चों को ले जाकर के पढ़ाने के पहले माइंस दिखा देते हैं। माइनिंग के बच्चों को सबसे पहले हम माइंस दिखा देते हैं, फिर माइनिंग पढ़ाते हैं। सीमेंट के बच्चों को पहले सीमेंट इंडस्ट्री घुमा के दिखा देते हैं, फिर सीमेंट टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं। तब उसको समझ में आता है कि नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये क्लिंकर चलता है तो उसकी थ्योरी ये है, क्यों उसमें इतना टेम्परेचर रखा जाता है, क्यों उसका आउटपुट कैसे निकलता है, और ये हॉरिजेंटल क्यों होता है, या वर्टिकल लगाया जाता है तो वर्टिकल क्यों लगाया जाता है, इसमें गैस कहां से डाली जाती है, इसका टेम्परेचर इतना क्यों। वो जब वहां पर देख करके आता है फिर यहाँ पढ़ता है तो उसको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं। तो जो अभी हमारा अप्रोच था पढ़ाने का, थ्योरी देन प्रैक्टिकल, तो अब उसको रिवर्स करने की जरूरत है कि पहले प्रैक्टिकल देन थ्योरी। जैसे अभी हम हमारे यहाँ एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम भी चलता है, तो एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम में फिर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उसको खेत ले जाते हैं, सबसे पहले उसको कंपोस्ट कैसे बनता है वो दिखाते हैं, फिर उसके बाद में उसकी थ्योरी पढ़ाते हैं। तो उसके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं और वो ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। राइट। तो सर जैसे आपने बताया कि अभी काफी चेंज आएगा, हैंड्स ऑन पहले होना चाहिए, फिर थ्योरी पढ़नी चाहिए। तो आज के समय में जब बच्चे कॉलेज स्कूल खत्म करके हायर स्टडीज के लिए आगे जाना चाहते हैं, तो उनके पास हमेशा दो ऑप्शंस आते हैं, क्योंकि अब सब ऑनलाइन है, सब घर से पढ़ रहे मोर और लेस पैंडेमिक की वजह से। तो उनके पास क्वेश्चंस आता है कि हमें फुल टाइम यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी चाहिए या वी शुड टेक कोर्सेज जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे है, क्योंकि दोनों ही ऑनलाइन है। तो जब बच्चे ऐसे पोजीशन में आके क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डू यू थिंक इज द राइट एडवाइस? आप उन बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं एक बात आपको बता दूं कि जो फिजिकल एजुकेशन है उसको दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती। टीचर्स जो पढ़ाता है क्लास में और सामने जो बच्चे बैठे होते हैं, वो जो फील होता है वो किसी भी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकता। और हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हम कोई जहां पर ये संभव ही नहीं है, अब कोई कोर्स ऐसा करना है जिसके लिए यहाँ टीचर अवेलेबल नहीं है, आपकी व्यवस्थाएं नहीं बन सकती, तो ठीक है कि उसके लिए प्लेटफॉर्म आपके टेक्नोलॉजी वाले जो हैं वो इस्तेमाल करते हुए आप उस पर्टिकुलर कोर्स को कंप्लीट कर लें। लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि हमेशा यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में खुद जाकर के पढ़ना चाहिए, और उससे बेहतर कुछ है नहीं। ओके, सो द क्वेश्चन इज कि आजकल जैसे सब ऑनलाइन ही हो रहा है, तो बच्चे तब चूज करते हैं, लाइक उनके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि शुड दे गो फॉर फुल टाइम यूनिवर्सिटी और एजुकेशन टेक्नोलॉजी। बट आई थिंक इट मेक्स सेंस, जब आपके पास वो सुविधा है कि आप कभी भी तो जाके कर ही सकते हैं ना, अभी नहीं तो भी कभी। तो आई थिंक इट मेक्स सेंस। सो सर, विद दिस आई कम टू द लास्ट क्वेश्चन, और ये हम सबसे पूछते हैं। एट सीखो वी बिलीव दैट यू हैव टू लर्न एवरी डे, लर्निंग रोज होनी चाहिए। तो आपका क्या एडवाइस होगा स्टूडेंट्स के लिए, या जो यंग प्रोफेशनल है जो अभी कॉर्पोरेट सेक्टर में गए हैं, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके लर्निंग्स के हिसाब से, कि क्यों लर्निंग एवरी डे इज वेरी इंपॉर्टेंट? जो सबसे वर्स्ट लर्निंग होती है वो है बाय एक्सपीरियंस सीखना। किसी का फॉलोअर बन जाना वो मीडियोकर लर्निंग है। और जो हायर लर्निंग है वो हायर लर्निंग है चिंतन से, स्वयं विचार करना, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट करके और खुद उसको सीखना, वो मनन कहलाता है। और जो लर्निंग मनन से आती है, ऑब्जर्वेशन से आती है, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, हमेशा रहती है, और वही प्रॉपर ज्ञान है। जहां तक बच्चों के लिए मेरा संदेश है वो ये है कि डे टू डे लर्निंग के लिए आप जो भी चीज देखो, समझो, पढ़ो, उसको एनालाइज करना स्टार्ट करो। डे टू डे जो आज देखो, जो आज सुनो, जो इससे मिलो और उसको एनालाइज करो, तो वो धीरे धीरे आपकी डीप रूटेड हो जाएगी और वो आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग मदद करेगी।
कोई जरूरी नहीं कि पढ़ाई आपकी नौकरी में ही मदद करे, कोई जरूरी नहीं कि आपको कोई किसी से आप मिले हो तो तुरंत लाभ दे, हो सकता है 20 साल बाद उसका फायदा मिले। So, sir, thanks a lot. With this, we come to the end. It was a very insightful session.